अब तीसरा जो प्रमुख राजवंश जिसके बारे में हमें अध्ययन करना है वो राष्ट्रकूटों का है। राष्ट्रकूट, थोड़ी सी जानकारी इनके संदर्भ में हम लोग जान लें कि भारत में इनका प्रशासन या शासन कहाँ पर था, इनका राज्य कहाँ पर था और किस प्रकार इनका आगे विकास होता है। भारतीय संदर्भ में अगर देखें तो साउथ इंडिया की अगर स्थिति को आप देखें, ध्यान से समझते चलेंगे, क्योंकि एक बार जब पूरी स्थिति समझ में आ जाती है तो समझने में बहुत आसानी होती है इतिहास किस प्रकार आगे बढ़ी है। साउथ इंडिया की हम लोग बात करें तो मालूम है कि प्राचीन काल में सबसे पहले, ध्यान से समझिएगा स्टेप बाय स्टेप, देन आगे आपको क्लियर समझ में आएगी बात। चालुक्यों की बात करें तो दक्षिण भारत में चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। सबसे जो पहली शाखा थी वो नंबर 1 है, जो वातापी अथवा बादामी में थी। थोड़ा बैक चल के मैं इसकी शुरुआत करूं ताकि समझने में आसानी हो कि राष्ट्रकूट कौन है, कहां से आए और कैसे इन्होंने अपना राज्य कायम किया। वातापी अथवा बादामी ये कर्नाटक में है। ये पहली शाखा थी जो चालुक्यों की थी। दूसरी शाखा सेम टाइम वेंगी वाली शाखा है जो पूर्वी सेक्शन में, ध्यान समझिए, वातापी अथवा बादामी कर्नाटक में इस पोजीशन पे था जहां से चालुक्यों का प्रशासन संचालित होता था। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य नरेश हैं, उनके ही समय में एक अलग वेंगी जो आंध्र प्रदेश में इस सेक्शन में विशाखापत्तनम के पास उसके दक्षिणवर्ती क्षेत्र में मौजूद थे, वहां पर वेंगी का चालुक्य वंश था। और इन दोनों के बाद एक तीसरा चालुक्य वंश भी आता है जो राष्ट्रकूटों के पश्चात आते हैं, वो है कल्याणी का चालुक्य। तो हमें यह ध्यान रखना है आरंभ में कि चालुक्यों की 3 शाखाएं थी। एक वातापी अथवा बादामी से शासन चलाते थे जो सबसे प्रसिद्ध हुआ है। इसके पश्चात एक वेंगी जो पूर्वी भारत यानी दक्षिणी भारत का जो पूर्वी सेक्शन है, जो हमारा प्रायद्वीपीय इंडिया है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, उसका जो पूर्वी भाग है, आंध्र प्रदेश का जो तटीय सेक्शन है, वहां पर वेंगी का चालुक्य वंश था। और फिर बाद में, जब इसके बाद यह ध्यान रखना है कि जब राष्ट्रकूट आते हैं तो ये कौन लोग हैं, क्योंकि राष्ट्रकूट आते हैं वातापी अथवा बादामी के जो चालुक्य वंश थे, इनके पतन होने के पश्चात राष्ट्रकूटों का उदय होता है। और हम लोग ये देख रहे हैं कि राष्ट्रकूटों का जब पतन होता है तो फिर से अब ये कल्याणी के चालुक्य सत्ता में आ जाते हैं। यानी राष्ट्रकूटों के पहले भी चालुक्य हैं, लेकिन वो चालुक्य कहां के हैं? वातापी अथवा बादामी के। राष्ट्रकूटों के बाद भी चालुक्य आते हैं, लेकिन इस बार वे कल्याणी के चालुक्य हैं। दोनों का प्रशासन या राज्य कर्नाटक में था। तो कहां पर, जान ले, वातापी अथवा बादामी वर्तमान में बीजापुर डिस्ट्रिक्ट जो कर्नाटक में है वहां पर है, जबकि कल्याणी बीदर डिस्ट्रिक्ट है जो कर्नाटक में वहां पर है। सेम प्रांत है कर्नाटक, लेकिन जगह अलग है। यह प्रशासन कायम होता है। अब देखना यह है कि वातापी अथवा बादामी के जो राज्य क्षेत्र थे वहीं पर राष्ट्रकूटों ने अपनी सत्ता कायम की। तो सबसे पहले बात यह समझनी जरूरी है कि राष्ट्रकूट थे कौन, किस प्रकार इन्होंने अपनी सत्ता को कायम की। ध्यान से समझिएगा, राष्ट्रकूटों के संदर्भ में जो बातें कही जाती है तो इनके बारे में एक बात जो प्रसिद्ध है कि इसने 2 शताब्दियों तक दक्षिण भारतीय राजनीति को प्रभावित किया। इट मीन्स कि इनका जो पीरियड अगर हम लोग देखें 735 टू 982, यानी ये 82 है, 735 से 982, 8वीं शताब्दी से 10वीं शताब्दी, 2 डेकेड पूरा, 2 सेंचुरी तक इनका ये क्षेत्र था जो दक्षिण भारत में था, जो 8वीं शताब्दी से आरंभ होता है और 10वीं शताब्दी तक मौजूद होती है। और यहीं पर हम लोग देखेंगे कि फिर कल्याणी के चालुक्य आ जाते हैं। तो अब यह है कि ये राष्ट्रकूट थे कौन। राष्ट्रकूटों की जो शाखाएं हमें मिलती है, जो इतिहासकार है, खासकर नीलकंठ शास्त्री महोदय, A.K. रॉय, जो मजुमदार, उन लोगों का जो लेखनी है, जो उन्होंने इतिहास लिखा, उनमें उन्होंने जो बातें बताई हैं, उनके मत के अनुसार कि राष्ट्रकूट किसी जाति का नाम नहीं है। सामान्यतः हम लोग देखते हैं कोई जाति विशेष, कोई वर्ग विशेष के लोग आकर सत्ता अपने हाथ में लेते हैं, राजतंत्र कायम करते हैं। राष्ट्रकूटों के संदर्भ में इनका मत है कि ये किसी राजवंश से संबंधित नहीं थे, ये एक अधिकारियों का वर्ग था जिनको राष्ट्रकूट कहा जाता था। इन लोगों का मत है कि जिस प्रकार एक ग्राम का प्रशासक ग्रामकूट कहलाते थे, सेम इसी पैटर्न पर एक राष्ट्र यानी एक प्रांत का जो प्रशासक है वो राष्ट्रकूट कहलाया। जब अगर इनके सिद्धांत को मान लें कि एक प्रांत का प्रशासक राष्ट्रकूट है तो और भी प्रांत होंगे, क्योंकि हम लोग देखते हैं कि राष्ट्रकूटों का से जो पहले चालुक्यों का जो इलाका था तो कई क्षेत्रों में बटे हुए थे।
तो निश्चित रूप से चालुक्यों के समय में कई प्रांत होंगे और हर प्रांत का जो प्रशासक होगा वो राष्ट्रकूट कहलाता होगा। तो अब ये जानकारी जरूरी है कि क्या हर प्रांत में अगर राष्ट्रकूट थे तो किनके बारे में हम लोग अध्ययन करें, ये कौन है ये राष्ट्रकूट जिन्होंने सत्ता कायम की। अब यहां से ध्यान से समझिए, अब इनके बारे में जिनका अध्ययन हम लोग करने जा रहे हैं, राष्ट्रकूट वंश के बारे में, ये कौन लोग थे। चलिए इतिहासकारों के मत को हम लोग मान लें कि ये राष्ट्रकूट थे, प्रांत के प्रशासक अधिकारी थे, जैसे आज डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हुआ करते हैं, जिलाधिकारी होते हैं, सेम उसी पैटर्न पर ये राष्ट्रकूट भी थे चालुक्यों के समय में। जब चालुक्यों की शक्ति कमजोर पड़ी तो इन्होंने सत्ता अपने हाथों में ले ली, जैसा कि होता आया है। जैसे ही निर्बल शासक गद्दीनशी होते हैं, कोई शक्तिशाली सामंत अपने आप को शासक घोषित कर देता है, स्वतंत्रता हासिल कर लेती है। सेम यहीं पर हुआ है। अब ये जो राष्ट्रकूट हैं, इनके बारे में जो मत है, ये मूल रूप से एलिचपुर शाखा के थे। एलिचपुर यानी महाराष्ट्र के अंतर्गत, क्योंकि इनका जो प्रशासकीय क्षेत्र है राष्ट्रकूटों की, अगर हम लोग बात करें तो मैप को ध्यान से देखिएगा कि गोविंद तृतीय के समय में जाते जाते कन्याकुमारी से लेकर कन्नौज तक में इनका प्रशासन फैला हुआ था। उत्तर से दक्षिण तक राष्ट्रकूट फैल गए थे। तो इसलिए यह मानी गई है बात कि ये लोग थे कौन। तो जो सोर्स है उसके अनुसार महाराष्ट्र में एलिचपुर एक जगह है। एलिचपुर महाराष्ट्र का एक जगह है एलिचपुर, इसी सेक्शन में ये राष्ट्रकूट थे। और ये एलिचपुर वर्तमान में महाराष्ट्र का जो अमरावती है, ध्यान है अमरावती एक आंध्र प्रदेश में भी है, बट ये महाराष्ट्र के अंतर्गत जो अमरावती है वहीं पर ये एलिचपुर जगह था, वहीं के ये प्रशासक रहे होंगे, ऐसी मान्यता है। वहीं के ये राष्ट्रकूट है और इन्हीं के बारे में हमें अध्ययन करना है। यहीं से इनका उत्थान होता है और पूरे क्षेत्र पर अपना राज्य कायम करते हैं। तो राष्ट्रकूटों के बारे में ये चीज है। इसके पश्चात ये मूल निवासी लट्टलूड या लातूर, जो वो भी महाराष्ट्र में है, लातूर के ये लोग मूल रूप से रहने वाले थे। फिर इस पर यह अध्ययन हुआ कि ये थे कौन लोग। जो शिलालेखीय साक्ष्य मिले हैं, जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं हमें साउथ इंडिया से, गुजरात के क्षेत्र से भी, वो स्पष्ट प्रकट करते कम से कम 8 ऐसे शिलालेख हैं जिसमें यह वर्णित है कि ये यादव कुल से संबंधित थे। इनका जो वंश था वो यादवों से संबंधित है। इसलिए हम लोग जब राजपूत काल की बात करते हैं तो ये उनसे अलग हो जाते हैं। और ये भी हमें ध्यान में रखना है कि इस दौरान 2 शताब्दियों में ये भारत की सबसे बड़ी शक्ति बन जाते हैं और इनके सामने पूरे भारत में ऐसी कोई शक्ति नहीं थी जो इनका मुकाबला कर सकती थी, खासकर गोविंद तृतीय के समय में आते आते। तो ये राष्ट्रकूटों का हमने जो संक्षिप्त जो यहाँ आलेखन है उसके बारे में बताया कि इसका उत्थान कैसे होता है, ये कौन लोग हैं। और यहाँ पर यह भी ध्यान होगा, जब हमने प्रतिहारों के बारे में बताया था, पालों के बारे में बताया था कि त्रिपक्षीय संघर्ष, जो ट्राइपार्टाइट जो स्ट्रगल था, जो बैटल था, उसमें ये भी शामिल थे, जो दक्षिण से उत्तर की ओर प्रस्थान करते थे। तो इसके क्रम में हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले ध्रुव वो शासक है, जो राष्ट्रकूटों का शासक है, वो उत्तर की ओर गमन करता है और त्रिपक्षीय संघर्ष में शामिल होता है। और इसके सामने वत्सराज भी हारते हैं, धर्मपाल भी पराजित होता है और यह क्रम आगे भी चलता है। बाद में गोविंद तृतीय के समय में तो शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि श्रीलंका के शासक भी इनके सामने नतमस्तक हाजिरी लगाते थे, उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो इतनी शक्ति जो बढ़ा ली थी राष्ट्रकूटों ने। फिर हम लोग आगे ये भी देखेंगे कि राष्ट्रकूटों के जैसे हर साम्राज्य का पतन होता है, राष्ट्रकूटों का भी पतन होता है। तो अब राष्ट्रकूटों के पतन में फिर से एक चालुक्य आते हैं और वो अब है कल्याणी के चालुक्य। यानी राष्ट्रकूटों के पहले भी चालुक्य थे, बट वो थे वातापी अथवा बादामी के। इनके बाद भी चालुक्य आते हैं, लेकिन अब वो कल्याणी के चालुक्य है। तो यहां पर संक्षिप्त इतिहास हमने राष्ट्रकूटों को बताया, समझने के लिए ये कौन थे और कहां पर थे। उपलब्धि, उस पर ध्यान देना है। राष्ट्रकूटों की उपलब्धि यह है कि इन्होंने सांस्कृतिक क्रियाकलापों में, वास्तुकला के क्षेत्र में अतुलनीय योगदान दिया है। एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर जग जाहिर है, पूरे संसार में विख्यात है। एक ही चट्टान को तराश कर काटकर वो बनाई गई है, विश्व विख्यात है। आज भी वैज्ञानिक अचंभित होते हैं ऐसा कला कैसे बनाया जा सका है। वो भी राष्ट्रकूटों के समय में बनी है। एलिफेंटा की गुफाएं जो मुंबई के तट पर मौजूद है, वो भी इनके काल का है। एलोरा में कई ऐसी गुफाएं हैं जो इनके काल में ही बनी है। इसलिए सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें, स्थापत्य के दृष्टिकोण से देखें, तो एग्जाम के दृष्टिकोण से भी कई ऐसे प्रश्न हैं जो इसमें पूछे जा सकते हैं और आए भी है। इसलिए ध्यानपूर्वक जो जो शासक के समय जो उपलब्धि आई, आइए बोर्ड पर उसे देखते हैं।
टू द पॉइंट हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि जो भी चीज़ें हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो हमें ध्यान में रखनी है वो ध्यान में रहे। सबसे पहले अभी हमने जो बताया कि ये कहाँ पर मुख्य रूप से अपना सेंटर स्थापित किए हुए थे, तो वातापी अथवा बादामी का। जो वातापी अथवा बादामी है वो कर्नाटक के ही सेक्शन में, वो बीजापुर जिला जो आज है वहीं पर ये था। इसके बाद जो हमने कल्याणी की बात की वो बीदर डिस्ट्रिक्ट, जिसकी चर्चा हो चुकी है। इसके बारे में राष्ट्रकूटों ने लगभग 200 वर्षों तक, 2 शताब्दियों तक, 2 सेंचुरी तक शासन किया, वो बता चुके। 735 में वो स्थापित होते हैं और 982 तक, यानी 8वीं से 10वीं शताब्दी तक लगभग 200 वर्षों तक इन्होंने शासन किया। अब यहां पर ध्यान रखिए, जैसे वो सत्ता में आते हैं कि राष्ट्रकूट आरंभ में चालुक्यों के सामंत थे, जिसकी चर्चा हो चुकी है, और उनकी कमजोरी का ही फायदा उठाकर उन्होंने अपनी स्वतंत्र सत्ता कायम कर ली थी। आगे देखिए, जिन इतिहासकारों का हमने नाम लिया, नीलकंठ शास्त्री, एच.सी. रॉय, ए.के. मजूमदार आदि विद्वान हैं, वो राष्ट्रकूटों के संदर्भ में बताते हैं कि ये कौन लोग थे। ये क्या थे? पहले वो प्रशासनिक अधिकारी थे, जिस तरह से आज हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डीएम हुआ करते हैं, इसी प्रकार भी अधिकारी थे। उन्होंने राष्ट्रकूट शब्द का भी मीनिंग बताया कि राष्ट्र का कूट अर्थात प्रधान, ये राष्ट्रकूट कहलाते थे। जिस प्रकार उन्होंने कहा कि ग्राम का प्रधान ग्रामकूट होता था, इसी तरह से राष्ट्र का प्रधान राष्ट्रकूट होता था। 75 इंस्क्रिप्शंस जो मिले हैं, जो 75 शिलालेख मिले हैं, उनमें 8 शिलालेखों में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि ये यादव कुल से संबंधित थे। एक बात और ध्यान देने योग्य है कि इनकी भाषा, ये थे तो महाराष्ट्र से, एलिचपुर शाखा जिसकी हमने चर्चा की, जो आज अमरावती जिले में मौजूद है वो स्थान, लेकिन इनकी भाषा उस वक्त कन्नड़ थी, मराठी नहीं। ये ध्यान रहे, थे महाराष्ट्र के, बट इनका जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है वो कन्नड़ है। आगे देखिए, अब यहां से देखना है कि वो शासक कौन पहली बार सत्ता में आते हैं जिन्होंने स्वतंत्र राष्ट्रकूट राज्य की नींव डाली, तो वो व्यक्ति दंती दुर्ग हैं। दंती दुर्ग 735 ईस्वी में राष्ट्रकूट वंश की नींव या उसकी पूरी तरह से स्थापित होकर डालते हैं। तो वो किसको हटाते हैं, सत्ता से किसको बेदखल करते हैं? तो चालुक्य शासक एक दुर्बल शासक हैं, वो है कीर्ति वर्मा द्वितीय या कीर्ति वर्मा सेकंड। इनको वो गद्दी से हटाते हैं और अपने आप को शासक घोषित करके स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर देते हैं। अब राष्ट्रकूट वंश स्थापित हो जाता है। अब बाद में हम लोग देखते हैं कि इनकी जो राजधानी है वो मानिकेट अथवा मालखेड़, जो गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट, ये भी कर्नाटक में, वहां पर स्थानांतरित होती है, जिसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। वो तथ्य यहां पर है कि मूल रूप से वो लट्टलूड़ या लाटूर के निवासी थे, जो महाराष्ट्र के सेक्शन में है। एक महत्वपूर्ण चीज जो ध्यान में रखनी है कि राष्ट्रकूटों का जो एक राजकीय चिन्ह, जैसे आज हमारे यहाँ अशोक स्तंभ है, राष्ट्रकूटों का भी एक अपना चिन्ह था, वो था बाज पक्षी, ईगल बर्ड। उनका एक राष्ट्रीय, कह सकते हैं, उनका राज चिन्ह था, पहचान थी राष्ट्रकूटों की, याद रखिएगा। तो दंती दुर्ग के संबंध में हमें यह ध्यान रखना है कि 8वीं शताब्दी में इसने राष्ट्रकूट राजवंश की नींव डाली। इसकी जो अन्य उपाधियां हमें मिलती हैं, उनमें दंती दुर्ग पृथ्वी वल्लभ के नाम से वो काफी विख्यात थे। इन्हीं को पृथ्वी वल्लभ कहा गया है, जो पहले स्वतंत्र शासक हैं राष्ट्रकूटों के। यहां पर एक और ध्यान रखिएगा कि दंती दुर्ग ने एक विशेष प्रकार के यज्ञ का आयोजन किया था। वो यज्ञ है हिरण्यगर्भ महायज्ञ, जिसका आयोजन उन्होंने उज्जैनी में करवाया था। ये राष्ट्रकूटों के पहले शासक है जिसने इस यज्ञ का आयोजन करवाया था। अब जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि हर एक शासक का पुत्र ही आगे शासक बनता है, ये परिपाटी है। अगर अपना पुत्र नहीं है तो वो दत्तक पुत्र यानी गोद लेकर पुत्र को रखे, यानी उनकी वंश परंपरा आगे चली है। यहां पर ध्यान रखें कि दंती दुर्ग का अपना कोई पुत्र नहीं था, ना गोद लिया हुआ था, ना अपना था, ना किसी भतीजे को इसने आगे बढ़ाया। इसके बाद इनके अपने सगे चाचा गद्दी पर आसीन होते हैं, जिनका नाम है कृष्ण प्रथम। दंती दुर्ग के ये चाचा थे, वो अब गद्दी पर आसीन होते हैं। इतिहास में ऐसा एग्जाम्पल बहुत कम मिलता है, लेकिन यहां पर है कि पहले दंती दुर्ग स्थापित हुए, उसके बाद उसके चाचा गद्दी पर आसीन हुए। वो 756 यानी 8वीं शताब्दी के लगभग मध्य में शासक बनते हैं। इनके समय में राष्ट्रकूटों की शक्ति में बढ़ोतरी हुई थी। और यहां यह ध्यान रखना है, एग्जाम में भी कई बार पूछे गए हैं, एलोरा का जो प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो यह निर्माण कृष्ण प्रथम के रीजन में, इनके कार्यकाल में हुआ था। याद रखिएगा, यह प्रश्न कई बार रिपीट भी हुए अलग अलग परीक्षाओं में। तो कृष्ण प्रथम के काल में एक बड़ी उपलब्धि हमें देखने को मिलती है कि एक विशेष मंदिर जो यहां पर मौजूद है एलोरा में, वो कैलाश मंदिर या कैलाशनाथ का मंदिर है, जो काफी प्रसिद्ध मंदिर है। और एक ही
चट्टान को काटकर उसका निर्माण किया गया है। इसकी चर्चा हमने पहले भी की थी। कृष्ण प्रथम के ही काल में राष्ट्रकूटों ने अपनी शक्ति काफी बढ़ा ली थी और दक्षिण भारत में अपनी सत्ता को सर्वोच्च मकाम तक पहुंचा दी थी। उसके राज्य में आज का जो संपूर्ण महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश का जो सेक्शन है, जिसमें तेलंगाना के विभाग शामिल है, वो सारा इलाका इनके राज्य क्षेत्र का पार्ट था। ठीक है, इसी बात की चर्चा यहां भी हमने की है कि एलोरा के प्रसिद्ध कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण इसी के समय हुआ था, इसको याद रखिएगा अच्छी तरह से। लेकिन अब जो अगला प्रमुख शासक हैं वो ध्रुव या ध्रुवधारा वर्ष हैं। याद होगा कि त्रिपक्षीय संघर्ष जब हुई थी तो ये पहले शासक हैं राष्ट्रकूटों के जो इसमें शामिल होते हैं। तो वो 780 में गद्दी पर आसीन होते हैं, यानी 8वीं शताब्दी का जो उत्तरार्ध है, जो अंतिम समय है, उस वक्त ये गद्दी पर आसीन होते हैं। और यही वो शासक है जिसकी महत्वाकांक्षा जागृत होती है कि दक्षिण से हम उत्तर की ओर अब आगे बढ़े, अपने राज्य का विस्तार करें। और इसलिए अब इसकी निगाह जो है वो कन्नौज पर है और त्रिपक्षीय संघर्ष में ये आगे आते हैं। ये पहले शासक है राष्ट्रकूटों के जो उत्तर की ओर प्रस्थान करते हैं। ठीक है, अब यहां पे ये ध्यान रखिएगा कि ये पहले भी चर्चा हो चुकी है कि इसने क्या किया था, वत्सराज को परास्त किया था। वत्सराज को जान बचाकर भागनी पड़ी थी रेगिस्तान की ओर, जो राजपूताना आज जो राजस्थान का थार रेगिस्तान है उस इलाके में। इतना ध्यान रखिए कि जिस समय ध्रुव शासन कर रहे थे, इसने अपनी शक्ति को इतनी बढ़ा ली थी कि इस समय तक आते आते जब उनके शासन का अंत होता है, पूरे भारत में ऐसी कोई शक्ति, ऐसी कोई ताकत नहीं थी जो इनका मुकाबला यानी राष्ट्रकूटों का मुकाबला कर सकती थी। एग्जाम के व्यू से एक बात और याद रखिएगा कि इसने यानी ध्रुव ने अपने झंडे पर गंगराज का चिन्ह, गंगराज एक यमुना है नदी, उसका चिन्ह अंकित करवाया था अपने झंडे पर। पहले हमने बताया था इनका राज चिन्ह क्या था, ईगल बर्ड जो पक्षी था। अब यहाँ क्या है, गंगराज जो उनके चिन्ह है वो झंडे पर लगाई गई थी। अब इसके पश्चात संक्षिप्त रूप से आप जान लें कि सबसे प्रसिद्ध शासक जो राष्ट्रकूटों का हुआ है वो है गोविंद तृतीय। ये 8वीं शताब्दी के लगभग अंत में 793 इनका जो पीरियड है वो गद्दी पर आसीन होते हैं और 9वीं शताब्दी के प्रारंभ तक ये गद्दी पर आसीन होते हैं। राष्ट्रकूटों का सबसे शक्तिशाली, सबसे महान अगर कोई शासक था तो ये था गोविंद तृतीय। इसके ही राज्य की जो चर्चा हमने शुरुआत में की कि श्रीलंका के शासक ने भी इनके पास आकर इनकी अधीनता स्वीकार की थी, इनकी शक्ति का लोहा माना था। इसने, जब हम लोग देख रहे हैं कि ध्रुव ने पराजित किया था वत्सराज को, तो इसने परास्त किया उस शासक को, नागभट्ट द्वितीय को, और इस शासक ने धर्मपाल को परास्त किया था। यानी गोविंद तृतीय की शक्ति इतनी बढ़ गई थी कि भारत में कोई उसके सामने टिक नहीं सकता था। इसलिए ध्यान रहे कि गोविंद तृतीय का जो पीरियड है राष्ट्रकूट काल का गोल्डन पीरियड, स्वर्ण काल कहलाता है। ठीक है, अब यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब इनकी शक्ति काफी बढ़ रही थी, अक्सर ऐसा होता है कि ये उत्तर की राजनीति में भी इन्वॉल्व थे, कन्नौज तक जाते थे। जैसे उत्तर की ओर प्रस्थान करते थे, दक्षिण में इनके विरुद्ध षड्यंत्र आरंभ हो जाती थी। जो पड़ोसी राज्य थे इनके राज्य पर आक्रमण करने का ख्वाब देखना शुरू करते थे। एक संघ बनाया गया था। उस समय जो दक्षिण भारत के जो छोटे छोटे राज्य थे उन लोगों ने मिलाकर एक संघ तैयार किया कि सम्मिलित रूप से हम इसका सामना करें, गोविंद तृतीय को परास्त करें, राष्ट्रकूटों के शासन का अंत करें। तो जो छोटे राज्य हैं, वक्त की थोड़ी कमी है, यहां पे आप जान लें, जो छोटे राज्य है तो दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांडे, जो ईसा की आरंभिक शताब्दी से इनका राज्य कायम है, इनके बारे में आपको मालूम होगा। तो चेर, चोल, पांडे, चोलों के बाद पल्लव आते हैं, फिर पल्लव की सत्ता समाप्त होती है, फिर से चोल आ जाते हैं। तो पल्लव, और यहां पर पश्चिमी गंग, एक गंग शासन था कर्नाटक के क्षेत्र में। तो जो वेस्टर्न गंग का इलाका है, जो कर्नाटक का दक्षिण पश्चिम सेक्शन, जहां पास मैंगलुरु या मैंगलोर है, जो कर्नाटक का तटीय नगर है, जो कन्नड़ा तट का जो सेक्शन है, उस इलाके में एक राज्य था जिसको पश्चिमी गंग कहा जाता था। तो गंगा भी कई जगहों पे मिलेगा, याद रखिएगा, पश्चिमी गंग या पश्चिमी गंगा का राज्य। तो इन लोगों ने मिलाकर एक संघ तैयार किया कि राष्ट्रकूटों को परास्त किया जाए। लेकिन जब गोविंद तृतीय को इसकी सूचना मिली तो वो उत्तर से दक्षिण की ओर आया और तुंगभद्रा नदी के तट पर एक भीषण संग्राम युद्ध होता है इस संघ से, जिसमें ये सभी शक्तियां एक साथ थी और गोविंद तृतीय अकेले था। उसने इस संघ को बुरी तरह परास्त किया, इसका उन्मूलन किया और यह बिल्कुल झंडा गाड़ दिया कि राष्ट्रकूटों के समक्ष कोई नहीं टिक सकता है। गोविंद तृतीय ने इस बात को
पूरी तरह साबित किया। तो ये युद्ध कहां पर हुआ था, आपको फैक्ट्स देखना है कि तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा कृष्णा नदी की एक सहायक नदी है जो दक्षिण भारत में है। तुंगभद्रा भी दो नदियों के संगम से बनी है, तुंग और भद्रा, इन दोनों नदियों के मिलने से तुंगभद्रा बनी, और तुंगभद्रा खुद एक सहायक नदी है कृष्णा नदी की। और इसी नदी के तट पर यह युद्ध हुआ था, इसे ध्यान में रखना है, जिसमें गोविंद तृतीय ने दक्षिण भारत के जो संघ थे उसको परास्त किया था। इनकी उपलब्धि में ध्यान रखिएगा कि गोविंद तृतीय के जो शासन के दौर में, अभी हमने चर्चा की, श्रीलंका के शासक ने अधीनता स्वीकार की और इनके दरबार में एक दूत मंडल भेजा था। तो यह भी ध्यान रखना है कि श्रीलंका का एक दूत मंडल किस राष्ट्रकूट शासन या उसके साम्राज्य में या उसके दरबार में आया था, वो शासक है गोविंद तृतीय। इसके बाद जो अगले प्रमुख शासक है अमोघवर्ष, इसकी चर्चा नेक्स्ट क्लास में करके आगे हम लोग बढ़ेंगे।